हम लोगों ने इसका जो है अमृत वर्ष मनाया, उसी का समापन है इस बार 15 अगस्त को, जिसमें 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक एक थीम है मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसकी कोऑर्डिनेटर है नेहा मैम। सोमवार को अपना उद्बोधन देंगी और आपको रूबरू कराएंगे उससे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस देश से अच्छा, खूबसूरत और स्वामी भक्त कोई देश नहीं है, क्योंकि इस देश की वो मिट्टी जिसको हम अपनी मां मानते हैं, और इस मां के ऊपर हम तन मन धन सब समर्पित करते हैं। जब हमारे जवान देश की सेवा के लिए प्रण लेते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, तो अपनी मां को छोड़कर धरती मां की सेवा के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं यहां से, तो उनके मन में एक ही निष्ठा रहती है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकें। 2 दृष्टांत आपको बताता हूं। चंद्रशेखर आजाद हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने एक संकल्पना दी थी कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। प्रयागराज की धरती पर, जिसे एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, जब वो चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गए और उन्हें लगा कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो उन्होंने अपने कहे हुए उस वाक्य का उन्हें याद आया कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने देश की मिट्टी, जिसे हम भारत माता मानते हैं, उसे उठाया, उसका चंदन का लेप अपने सर पर किया और गोली मार करके शहीद हो गए कि मुझे कोई भी अंग्रेज पकड़ नहीं सकता। इस देश की मिट्टी की वो खुशबू थी जिसको वो समर्पित अपना जीवन का बलिदान कर दिए। अजय आहूजा राजस्थान की धरती से आते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार था, कारगिल के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। कारगिल युद्ध के पहले सहित अजय आहूजा रक्षाबंधन से 7 दिन पहले वो अपने घर आए हुए थे। इसी बीच कारगिल का युद्ध छिड़ गया। कारगिल के युद्ध के छिड़ने के बाद मैसेज आया कि तुम्हारी छुट्टी रद्द की जाती है, इस युद्ध में तुम आकर के शामिल हो जाओ, भारत माता तुम्हें पुकार रही है। जब उन्हें जाने का समय आया तो बहन ने कहा कि इतने दिनों के बाद ये मौका मिला था, और भैया तुम कितनी बार मैं तरस गई हूं। उसकी बहन ने कहा, 14 वर्ष की बहन, तुम जो है इस बार रक्षाबंधन पर मेरे साथ हो, ये खुशी का बात है, लेकिन अब तो आ गया है भारत माता का बुलावा। तो कहे कि कोई बात नहीं, मैं बहन तुम्हारे लिए मैं जो है बहाना कर देता हूं कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं आ नहीं सकता। तो बहन ने कहा कि नहीं, आप जाइए देश की सेवा के लिए, रक्षाबंधन के त्योहार तो आते रहेंगे, भारत माता के सेवा का समय जो है बहुत कम मिलता है, आप जाइए, पहले भारत मां की सेवा करिए, दूसरे वर्ष में आपको राखी बांध लूंगी। जब वो जाते हैं लड़ाई के मैदान में, पहली शहादत उन्हीं की होती है कारगिल के युद्ध में। जब लाश जो है तिरंगे में लपेट करके घर आती है, तो बहन थाली में कुमकुम, रक्षाबंधन सब कुछ सजा करके उनके हाथ की कलाई पर बांधने के लिए पहुंचती है और कहती है कि भैया यदि मैंने आपको नहीं भेजा होता तो मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। मैं आज मृतक शरीर में जो है राखी बांधने के लिए मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसी समय संकल्पना आती है, विचार आता है, और उस लाश के अंदर से एक तरह के स्मरण आता है कि नहीं बहन, तुमने ऐसा करके मुझे मेरी स्वामी भक्ति, मेरी देशभक्ति को याद दिलाया। यदि मैं नहीं जाता तो भारत माता के सारे लोग मुझे गद्दार करते और उस मैं गद्दार की श्रेणी में खड़ा होता।
इसलिए मैं देश के लिए शहीद हुआ हूं। मुझे राखी बांध लो और अपने मन की टीस जो है दूर कर लो। यह भारत की मिट्टी की खुशबू थी। याद दिलाता हूं लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे की शहादत को। कारगिल युद्ध में वो भी शहीद हुए थे। उतनी बड़ी कुर्बानी के बाद यदि किसी की शव यात्रा निकली थी तो मनोज पांडे की शव यात्रा में जितने शामिल थे वह विश्व का रिकॉर्ड है। उतने लोग कभी उसकी शव यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। जब मनोज पांडे शहादत के लिए कारगिल के युद्ध के लिए जाते हैं, ये नहीं जानते मुझे शहादत होगी या नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि की तरफ जाता हूं। कर्नल मनोज पांडे जब पढ़ाई कर रहे थे एनडीए की क्वालिफाई करने के बाद, मां ने कहा कि बेटा यदि लड़ाई छिड़ गई, दुश्मन तुम्हारे सामने हो, तो ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगे? गोली सीने पर खाओगे या पीठ पर? मनोज पांडे ने कहा था कि मां, यदि मेरे सामने यदि कोई गोली चल रही है और उस गोली को जब मेरी तरफ तुम आता देखोगी तो क्या करोगी? तो कहेगी कि बेटा मैं तुम्हें गोली नहीं लगने दूंगी, मैं अपने सीने पर गोली ले लूंगी। तो मनोज पांडे ने कहा कि जब मां तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो तो मैं भारत माता के लिए क्यों ना उसके साथ उसकी जो है उसकी रक्षा के लिए क्यों न गोली मैं अपने सीने पर ले लूं। ऐसे मनोज पांडे ने वही कार्य किया कारगिल के युद्ध में, और एक दंदनासा गोला उनके पास आकर के गिरा, फटा और शहीद हो गए। ऐसी हमारी मुक्ति है। हेमराज जिनका शव भी आज भारत को नहीं प्राप्त हुआ, पाकिस्तान के गद्दार लोगों ने हमारे सैनिक का सर काट लिया था। मां 5 दिनों तक 7 दिनों तक जो है अपने बच्चे के सर के लिए परेशान थी। एक पत्रकार ने पूछ लिया कि मां, जब आपका बच्चा आपके पास आ गया, सर नहीं मिला, कोई बात नहीं है, छत पे छत सौ ही मिला है, तुम इसके लिए भूख हड़ताल कर रही हो, तो ऐसी क्या बात है उसके सर में जिसके लिए तुम इतनी जो है परेशानी के साथ जो है आमरण अनशन पर बैठी हो? तो मां ने कहा कि मैं इसलिए नहीं उसके लिए बैठी हूं कि जो है मेरे बेटे नहीं, मैं ये देखना चाहती हूं कि जब दुश्मनों ने मेरे बेटे के ऊपर आक्रमण किया था तो उसकी आंखों की भ्रुकुटियां कैसी थी, उसके चेहरे का तनाव कैसा था, उसके मस्तक पर वो गर्व की रेखाएं कैसी थी। मेरा बेटा कहीं अपने सामने दुश्मनों को देखकर डर तो नहीं गया था। मैं उस विचार को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को कहा था कि जब भी जरूरत पड़े तो सीना पर गोली खाना, और मैं उस बात के लिए परेशान हूं, सर के लिए और किसी दूसरे चीज के लिए परेशान नहीं हूं, ताकि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखा सकूं कि तेरे पिता जब शहीद हुए थे, मैं अपने पोते को दिखा सकूं कि जब शहीद हुए थे तो उनके चेहरे पर डर की रेखाएं नहीं थी, वीरता की रेखाएं थी, और उन्हीं को मैं दिखाने के लिए उसके सर के लिए परेशान हूं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं प्राप्त होता होगा, पहले लाशें भी नहीं आती थी, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती थी कि मेरा बेटा कैसा था। इसी के साथ अपनी वाणी को बयान देता हूं, यह कहते हुए कि इस देश की मिट्टी में वो खुशबू है जिसे हम मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं। हमारी शहादत के बाद हमको जो आजादी मिली है वो हमारे वीरों की कुर्बानी की वजह से मिली है। इसलिए हम सभी को अपने इस मिट्टी पर गर्व करना चाहिए, और सहभाव, सहृदयता और समरसता के भाव से इस देश को मिलाकर के एक ही कार्य करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए।